ठीक है। और मैम 36 का 29, 31, 32, 34, 36, 32 नहीं है। ऑल राइट, 29, 31, 34, 36, 45 है। अच्छा, ऑल राइट, 55, 57, ठीक है, इतना ही है। इंडिकेटर तक का अटेम्प्ट कर लिया या इंडिकेटर अभी नहीं किया? इंडिकेटर हो गया है। हो गया। इंडिकेटर का भी एक है वो 67 में लास्ट में थोड़ा डाउट है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ना, ठीक है, ऑल राइट। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला है 29, ऑल राइट। ट्वेंटी नाइन देखो यहाँ है ना। आइसोहाइड्रिक का क्या मतलब होता है? H प्लस जिसका कंसेंट्रेशन सेम हो, ठीक है। आइसोहाइड्रिक मतलब H प्लस, ये वैसे ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसेंट्रेशन, लिख भी रखा है देखो, पहला लाइन पूरा इंफॉर्मेटिव है कि नहीं? राइट, पहला लाइन पूरा इंफॉर्मेटिव। कई बार होता है ना, पहला टर्म देख के ही लगता है ये तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। लेकिन चलो इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने कि जिसमें सेम कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो, दैट मीन्स H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होना है? सेम, ऑलराइट। If 0.2 molar HA solution is isohydric with 4 into 10 power minus 4 molar HCl solution, Kb of A minus is, ठीक है। HA अगर एसिड है तो A माइनस क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस के लिए Kb पूछ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, हम लोगों ने एक बार वाटर के फॉर्म में, हमें ये तो हमेशा याद होता है कि pH प्लस POH 14, 25 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर यहाँ भी कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब 25 का लेके हम लोग चल लेंगे, है ना। अब इन केस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमने एक बार एक रिलेशन निकाला था, Ka इंटू KB इक्वल्स टू KW। वेरी नाइस, है ना। अब देखो यहाँ सीधे सीधे समझ गए ना, तो सीधे सीधे KB यहाँ से रिलेट नहीं होगा। 4 into 10 to the power minus 4 वो Ka है, 10 to the power 14 भी गिवन, 10 to the minus 14 भी गिवन है, Kb सिर्फ निकालना होगा। हाँ, तो Kb जो निकालोगे ना, कैसे निकालोगे? देखो थोड़ा सा मैं इसमें हिंट कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 29, है ना। H प्लस बोल रहा है दोनों में सेम है, इसका मतलब H प्लस HCl का सीधे सीधे दिख रहा है 4 into 10 power minus 4, ठीक है, ऑल राइट। अब क्या बोल रहा है कि ये जो वीक एसिड HA है ना, H प्लस प्लस A माइनस यही होगा, इसके लिए एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा? C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, और यहाँ हम लोग क्या डिफाइन कर लेंगे? Ka, है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन अगर आप चलोगे तो Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। या हमें पता भी होता है जनरली यहाँ पे अल्फा बहुत ही कम होगा, तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? रूट ओवर ऑफ Ka अपॉन C, और C अल्फा जो है यही होगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसके बराबर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो ओवरऑल रिलेशन C अल्फा जो कि एक्चुअली कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, देखो देख रहे हो ना सब, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ये याद हो यहाँ से भी चल सकते हैं, नहीं भी ध्यान है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगा एनालाइज करने में, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा एनालाइज करके लिखोगे ना, ये अपने आप ही ध्यान आते चले जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। तो रूट ओवर ऑफ Ka इंटू C, इसका वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, राइट, ठीक है, ओके। अब Ka का वैल्यू हमें नहीं पता है, C का वैल्यू क्या है? 0.2 मोलर। C का वैल्यू HA के लिए C का वैल्यू गिवन है 0.2 मोलर, तो यही तो है C।
वो इक्वल्स टू रूट ओवर के इनटू सी इक्वल्स टू 4 into 10 to the power minus आइसोहाइड्रिक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ, राइट, ठीक है, तो इसलिए यही वाला वैल्यू मैंने सीधे यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या आएगा के ए, लेकिन अब हमें पता है कि के बी क्या होना है, के डब्ल्यू अपॉन के ए। बात समझे? कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करो, सही से करो, अभी करना चाहते हो अभी कर लो, फिर आंसर निकालो। आंसर मैच करो, आ रहा है? आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन 29 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 31। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 31 एन कॉप्रोइक एसिड। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं ना ऑर्गेनिक, ठीक है, और कुछ खास क्लास ऑफ, जैसे कुछ बायोमोलिक्यूल है, कुछ पॉलीमर है, जैसे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम आपको ध्यान आ रहा है क्या? है ना, पढ़ा भी है पहले, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पीटीएफई, राइट, ठीक है, तो ये तो हो गया आईपीएसी नेम, ठीक है। और ऐसे अगर आप देखोगे तो उसका कॉमन नेम टेफ्लॉन भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक क्लास के हिसाब से ना उसका नाम अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम आपको कहीं दिख सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने काम से मतलब रखना है, क्या निकालना है उसके हिसाब से हमें बस रिलेट कर देना है। ऑलराइट, ओके। इन्फॉर्मेशन, देखो क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रहता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको यूजिंग जो भी आपको नॉलेज पता है, जो आपने मतलब एक होता है ना एनालिटिक्स, तो अभी आप समझ जाते हो ना कि अच्छा ठीक है आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें क्या चीजें कैसे कैसे रिलेट होंगी, है ना। अपार्ट फ्रॉम सॉल्युबिलिटी तो सारा पार्ट अभी आपको पता है, राइट, ओके। अरे एक चीज और ध्यान आया, ये MEOH के केस में POH का फॉर्मूला नहीं लिखा था, लेकिन बता दिया था बेसिक बफर के तरह ही यहाँ पे POH डायरेक्टली आता है, PH नहीं आता, राइट। और एक ही जैसा वो वहां पर होगा आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड के रेस्पेक्ट में KIN, बिल्कुल, ठीक है, बस पहले POH आएगा, ठीक। तो उसको, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं तो आप रिलेट कर सकते हो, यानी तो ये पॉइंट जरूर लिख जरूर लेना, ठीक है। कई बार क्लास में जब डिस्कस हो रहा होता है ना तो बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बस ये चीज अगर आपको ध्यान रहे, या एक होता ना स्टार्ट करके नोट कर देने पे फिर ध्यान रह जाता है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई देख लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 31, एन कोप्रोइक एसिड C5H11COOH। अच्छा ये इसमें कितना H+ रिलीज होगा, क्या ये देख के बता सकते हो फॉर्मूला देख के? कितने, क्यों? क्योंकि C5H11 है। एक बात बताओ, CH3COOH कौन सा एसिडिक H है? एक H ही होगा, COOH, बस यही होगा। अब यहाँ पर C5H11 COOH के साथ बिल्कुल ऐसा ही है ना, C5 अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो C5 के साथ H11 ही तो कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो H होता है वो नॉन पोलर होता है, लेकिन COOH ये अब एसिडिक है। तो बाड़े H यहाँ पर एसिडिक नहीं है, यहाँ पर सिंगल वन मोनोप्रोटिक हो जाएगा ये, ठीक है, ऑलराइट। मोनोबेसिक भी कह सकते हो, मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, ओके। फाउंड इन कोकोनट, अच्छा ये देखो कहाँ पर मिलता है, कोकोनट में, कोप्रोइक एसिड, ओके। एंड पाम ऑयल इज यूज्ड इन, कोकोनट ऑयल पाम ऑयल में मिलता है, यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ऑलराइट, हैज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अच्छा ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है ना, इसलिए अभी इसको थोड़ा रहने दो, इसको भी घेर दो, सॉल्युबिलिटी अभी हम लोग पढ़ेंगे ना तब ये हो जाएगा, ठीक है।
सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे तो फिर ये आराम से हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। 34 आई थिंक इस साइड है ना, 35 दिख रहा है, उधर इस साइड है। 34 हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर CH3COH फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड टू डबल, ऑलराइट, Ka ऑफ एसिड इज दिस मच, ठीक है। ओके इसका मतलब पहले 300 ml था, 0.2 मोलर हमारे पास सॉल्यूशन है, उसका Ka भी गिवन है। इसका पहले हम लोग अल्फा जो भी चीज है कुछ अल्फा का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ हमने पानी ऐड कर दिया, तो पानी ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ नहीं बदलेगा, राइट, है ना। क्या बदलेगा, कंसंट्रेशन बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब वही बोल रहा है कि V हम क्या चेंज करें, और रिलेट कहां से कर रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी क्या हो गया है, डबल हो गया। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा था, ओस्टोल्स डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूट करते हैं तो वो वीक एसिड भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग की तरह बनने लगता है, अल्फा उसका इंक्रीज होने लगता है, यही तो बस वही पार्ट थोड़ा रिलेट करना है। इसमें क्या अटेम्प्ट किया था, आंसर नहीं आ रहा था, अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 34 CH3COOH CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक है। ओके अब इसका कंसंट्रेशन गिवन है क्या, 0.2 मोलर, ठीक है, और वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम VI लिख देते हैं, ये कितना है 3, कैसे आ गया था, अच्छा इस तरह से आ रहा था C∝², ठीक है, मतलब रिलेट करने का कोशिश आपने किया है। अच्छा सीधे सीधे फिर आगे आपने 2α करके उसके बाद आगे किया, राइट। इसमें V तो कहीं आपने लिखा ही नहीं ना, V तो डायरेक्टली आपने कभी कहीं अभी पुट ही नहीं किया, ठीक है। ओके ठीक है, देख लेते हैं अभी हम लोग। तो ये जो कंसंट्रेशन है और इनिशियल इसका क्या है, V इतना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, सीधे C इंटू वैसे करके भी हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सारा ये तो H+ में नहीं आ रहा है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। कभी भी अगर फंस जाओ डायरेक्टली, अगर नहीं आ पा रहा है तो इक्वेशन जरूर लिख लेना, वहां से थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगती है, ठीक है। अभी देखो थोड़ा आप सोचने का काम अभी कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम में बैठ के आप सोचने का काम नहीं कर पाओगे। होता है ना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें थोड़ा सोचना है, वहां सोचने लगोगे ना, हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए लेकिन वो ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। दूसरा वो स्ट्रेस भी बिल्डअप करता है, क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। लेकिन अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यू कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ थॉट। अब किसी क्वेश्चन में थोड़ा प्रोसेस के हिसाब से, ऐसे फॉर्मूला में सीधे जो पुट हो रहा है उसको जैसे आइसोहाइड्रिक वाला फॉर्मूला में पुट करके आप इजीली कर सकते थे, कैलकुलेशन वाज मेन पार्ट, ठीक है। यहाँ लेकिन रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिलेशन में क्या है, यहाँ पर सेम चीज क्या होगा, वैसे जब भी आप यहाँ पर चेंज जो करोगे, अल्फा बदला है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ के बारे में यहाँ हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। बात समझ में आई, आपने पानी ऐड किया है, राइट, ठीक है। ओके तो अगर स्टार्टिंग में जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं वैसे करोगे तो 0.2 से स्टार्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 1 माइनस अल्फा 0.2 अल्फा 0.2 अल्फा K के साथ रिलेट हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ हमें H+ कितना पता चला, 0.2 अल्फा, C अल्फा वही तो है H+, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पर इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, ऑलराइट, ठीक है। तो पहले ये रिलेशन लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा Ka इक्वल्स टू C∝², तो अल्फा अगर हम निकालने की कोशिश करें √Ka/C, यही होता है ना। तो Ka है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और C है 0.2, मतलब 10⁻⁻2 के टर्म में आएगा ना। एक बार हम लोग जस्ट अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट। 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 इसका मतलब पॉइंट ये आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻2, ये 0.1 पॉइंट जो हम लोग 1 से कंपेयर करते हैं ना, 0.1 से, तो 0.1 से तो कम ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन हम लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो, सिंपल एक बार लिख के फिर देख लिया, ठीक है।
लेकिन कैलकुलेशन एरर अगर कहीं होता है आपका तो उसमें हमेशा ध्यान से उस चीज़ को लेकर इंक्लूड ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। सी अल्फा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा, है कि नहीं। और यही जो सी अल्फा है यही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ऑल राइट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ ये जो C आप यूज कर रहे हो ये 0.2 मोलर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि भाई क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका डबल हो गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो गया, इसका मतलब अल्फा अब बदलेगा, ठीक है। अल्फा अब क्या होना है, बदल जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन के ए तो फिक्स रहेगा, के ए फिक्स होगा। और क्या बदलेगा, कंसंट्रेशन भी बदलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से देखने की कोशिश करें, क्योंकि के ए फिक्स है तो सी डैश और अल्फा डैश का स्क्वायर ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अल्फा के जगह अब क्या हो गया, ये 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा हो गया, ठीक है। तो अब देखो, हाँ अल्फा, ये अल्फा डैश ट्वाइस हो गया ना, 2 अल्फा, राइट। ओके, तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी डैश अल्फा डैश स्क्वायर, ठीक है। तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी डैश 2 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा अल्फा यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, वो 2 अल्फा कैसे हो रहा है? डबल हो गया है ना। अच्छा हाँ बोला है, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो अब देखो सी डैश क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, सी बाय 4 ना, ठीक है। अब नंबर ऑफ H मोल्स ऑफ H प्लस जो भी आया है रूट ओवर ऑफ K इंटू सी, उसमें तो हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो चेंज कहाँ हुआ होगा, वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, बात समझे। तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन V डैश, है ना, न्यू वाला वॉल्यूम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, ठीक है, ये तो सेम ही होगा, हाँ, अपॉन 4 इंटू V इनिशियल। बात समझ में आई। अब ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। आंसर आया क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, करो चेक करो फिर मुझे बताओ। जो भी होगा तो 1200 नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1200 तो टोटल वॉल्यूम होगा ना उस समय पे। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वाटर इज एडेड। 900 हाँ चेक कर लो, प्लस H प्लस कट जा रहा है तो उसका कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली लेकिन इस चीज को इंटरनलाइज करना जरूरी है ना, 900 हाँ है ना, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में किया था तो इस पार्ट में हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे ना और इसको बराबर करते थे, राइट। यहाँ देखो क्या होना है, के ए वो चीज होगा जो कि हम लोग रिलेट कर पाएंगे। यहाँ से हमें आइडिया होगा कि ठीक है H प्लस अब इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हम लोग पानी डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अगेन होना तो चाहिए था ना। अच्छा अभी यही देखो ये के ए इंटू सी पे डिपेंड कर रहा है ना। आपने जब पानी ऐड कर दिया तो सी तो बदल गया, बात समझ रहे हो। अब आप उसको, हाँ बोलो। प्लस क्यों नहीं बढ़ रहा है? अब एक बात बताओ, जब आप पानी ऐड कर दोगे फाइनल पीएच तो आपका सेम नहीं रहेगा ना,
सेम नहीं रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस में आपने अलग से H प्लस नहीं डाला है, वॉल्यूम चेंज किया है आपने, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज का वहां भी इंपैक्ट यही होता था, कंसंट्रेशन चेंज होता था, राइट। अब यहाँ H प्लस क्या है, H प्लस यहाँ भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन उस जगह हम लोग कैसे निकाल लेते थे, सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम। यहाँ अगर इस जगह आप करने लगोगे ना तो हो सकता है आप फंस जाओगे। हाँ, बात समझे, ठीक है। पॉइंट वही है, पॉइंट सेम है, लेकिन हम लोग रिलेट कहाँ से करेंगे, तो ये देखो Ka नहीं बदलेगा यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, Ka नहीं बदलेगा। अब यहाँ दोनों ही चीज है, अल्फा का हमारे पास पता है कि अल्फा डबल हो रहा है, और कंसंट्रेशन के ही बारे में तो हमें पता करना है। अगर कंसंट्रेशन पता चल गया तो हमें क्या दिक्कत है, तो कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल। तो ये जो हम लोग नॉर्मली यहाँ से निकालते हैं, इधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगेन सी हो जाएगा ना, सोचो अगेन सी हो जाएगा तो आप एक लूप में फंस जाओगे ना वहां पर, जबकि डायरेक्टली हम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से रिलेटेड है कि H प्लस अभी हम लोग एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ और पॉइंट देखना पड़ेगा जहां से ये रिलेट कर सके, तो वो रिलेशन कहाँ से होगा, Ka से, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया था, इसमें थोड़ा एनालिसिस का रिक्वायरमेंट था, समझ रहे हो ना, ठीक है। Ka सेम है, उसके बाद फिर यहाँ आके तब हमने क्या किया, अब हमने जब कंसंट्रेशन का रिलेशन आ गया तो अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस तो सेम रहना है, तो हमने वॉल्यूम का रिलेशन देख लिया और इजीली आ गए। अब यही सोचो कोई अगर वहां से जाने की कोशिश करेगा तो कितना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसका, है ना, राइट। ठीक, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36। इस साइड है आई थिंक ना। What is the pH of 4 into 10 power minus 3 molar YOH whole 2 solution, assuming first dissociation to be 100%, second dissociation to be 50%, where Y represent a metal cation? ऑल राइट, ठीक है, ZnOH whole 2 टाइप का कुछ भी हो सकता है, ये सिंपल बोल दिया कि भाई कोई मेटल कैटायन है, ठीक है, चलेगा। वीक बेस होगा ये, ओवरऑल ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आई, आपने अटेम्प्ट किया था, हुआ नहीं, ऐसा कुछ था। किया था, फिर वो उसके बाद 2 से डिवाइड किया था जो पीएच है, फिर एक बार दिखाना तो इक्वेशन नहीं लिखा होगा तुमने, इक्वेशन लिखा था क्या, इक्वेशन लिखा करना। देखो सीधे सीधे फॉर्मूला जब पुट करोगे ना, एक बार में अगर दिख रहा है कि वहां पे फॉर्मूला सीधे यूज नहीं हो रहा है, हमेशा इक्वेशन का हेल्प लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट वहीं से करेंगे, YOH whole 2, तो ये पहला अगर होगा तो YOH प्लस OH माइनस फर्स्ट KB, पहला वाला, राइट, जैसे H2CO3 पहले एक H प्लस निकालते हैं, ठीक है। फिर अब ये जो YOH ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, अब ये आगे जाएगा और ये Y2 प्लस प्लस OH माइनस, ऐसे 2 स्टेप में होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे कि भाई इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ये अगर C मान के चलो तो इक्विलिब्रियम पर C1 माइनस अल्फा 1 लिख लेते हैं, C अल्फा 1 और यहाँ पर KB1 डिफाइन होगा, KB1 है ना, बेस है, ठीक है, ओके। अब देखो ये YOH प्लस तो यही है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यूज होगा यहाँ, C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, C अल्फा 2, C अल्फा 2। अब जहां जहां जो भी कॉमन है उसको क्या करना है, हमें बराबर कर लेना है, यही तो करना है, ठीक है। तो अब एट इक्विलिब्रियम T इक्विलिब्रियम ये है पहला, T इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल इक्विलिब्रियम में तो यही दोनों दिख रहा है, YOH whole 2 केवल एक ही जगह है तो चलेगा, ठीक है। YOH प्लस 2 जगह यहाँ तो सेम करना होगा, सेम करने के लिए क्या करेंगे, अब सेम हो गया है ना, ठीक है। OH माइनस भी 2 जगह दिख रहा है, एक C अल्फा 1 दूसरा C अल्फा 1 अल्फा 2, राइट, तो दोनों जगह सेम कर लेंगे, वो उधर प्लस में हो जाएगा C अल्फा 1। नहीं अबे देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक बार फटाफट पेज पलट के देखो तो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो प्लस ही होता है ना,
कोई बात नहीं, अभी देख लो ना, समझ में आ जाएगा, जल्दी से पीछे पलटो, रिवीजन भी हो जाता है ऐसे में, कहीं फंसो तुरंत बैक जाके देख लो। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट के टर्म में हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब ये यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो बस दोनों बराबर कर लेना है। तो अगर आप अलग करो तो यहाँ क्या है, सी अल्फा 1 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2, तो अब अलग अलग तो नहीं होगा, तो यहाँ जो भी कंसेंट्रेशन है वही यहाँ भी कर लेंगे, है ना। वहाँ क्या था, अगर हमने कुछ एक x माना है, ये कुछ ऐसे y प्लस जेड हो रहा है, और कुछ अगर लेटर सपोज यहाँ पर हमने कुछ a मान लिया, ये भी y प्लस सी हो रहा है। अब इस केस में था ना कि यहाँ का जो भी अगर कुछ लेटर सपोज कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ C2 है, दोनों प्रोडक्ट साइड में है, तो अब दोनों सेम होगा। तो सेम कैसे होगा, अब दोनों का सम ही तो दिखेगा। हाँ, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। पॉलीप्रोटिक का केस देखो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम में पॉलीप्रोटिक वाला केस वो देख लो एक बार। मिला ना, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन से यहाँ दो अलग अलग इक्विलिब्रियम हमें लेने की जरूरत ही नहीं होती, एक ही लो, यही अपने आप इधर आएगा। तो अब सोचो ये दोनों प्रोडक्ट साइड में नहीं है, एक यहाँ है फिर दूसरा यहाँ से कंज्यूम हो रहा है, तो फाइनली इसका मतलब ये भी तो कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा, ये उतना ही थोड़ी रहेगा। दैट इज हाउ हम लोग क्या करते हैं, बस बराबर कर दो ना दोनों को, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो इधर OH माइनस दोनों तरफ ना प्रोडक्ट साइड में है, अब इसको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, तो एडिटिव होगा ये। पॉइंट समझ में आया क्या, ठीक है, ऑलराइट। तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो बराबर है, बस बराबर ही कर देना। तो अब हटा दो इसको। पॉइंट समझ गए आपको जो डाउट था, इज इट क्लियर, ऑलराइट। चलो ठीक है, थोड़ा हम लोग बोर्ड पर जगह बना लेते हैं। ओके है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C, अच्छा ऊपर एक अल्फा 2 मुझे मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये पार्ट, ठीक है। OH माइनस का भी टोटल इतना आ चुका है कि नहीं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या था, ये जो Kb1 और Kb2 है, हमें पता है कि Kb2 एक्चुअली बहुत बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू Kb1, है ना, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है। अब दोबारा फिर से ये OH माइनस आएगा तो ये इसको और सप्रेस कर देगा, सॉरी ये OH माइनस ये दूसरा वाला इक्वेशन को और ज्यादा क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला ऑलरेडी कम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लगभग ये 100% डिसोसिएट हो जा रहा है, और ये क्या है 50% ही हो रहा है। बात समझ आई, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बहुत ही क्या है, कम डिसोसिएशन है इसका, यहाँ से इतना ही मतलब है। बात समझे, ठीक है। अब जब भी हम लोग रिलेट करते हैं पॉलीप्रोटिक में, अगर देखोगे भी सीधा Kb2 का इक्वेशन यहाँ से होगा, Kb1 का इक्वेशन यहाँ से रिलेट होगा। बात समझे। अब क्योंकि अल्फा तो कम होगा ना, यहाँ पर वीक है, अल्फा कम होगा, तो C अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है ना, C अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। अब देखो हर एक टर्म में यहाँ ना C अल्फा के साथ में लेटर सपोज इसको आप नेग्लेक्ट भी कर देते हो 1 के रेस्पेक्ट में, बट स्टिल C अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पर C अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अगेन सॉरी प्लस C अल्फा 1 है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो C अल्फा 1 यहाँ पर जो आता है वो ऑलरेडी बहुत ही कम वैल्यू हो जाता है। बात समझे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप इक्वेशन देखोगे तो लगभग में क्या होता है ना, जैसे हम लोग कैसे नॉर्मली यूज करते हैं, नॉर्मल अगर वीक एसिड रहता, सॉरी वीक बेस रहता, तो क्या करते Kb इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ फाइनल रिलेशन कैसा आ जाता है, Kb इक्वल्स टू C अल्फा 1 स्क्वायर। पॉइंट समझ रहे हो क्या अभी मैंने जो बोला, बात समझ आई। अब आप ट्राई करना चाहते हो ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार अभी ट्राई करो, इसको अटेम्प्ट करो।
कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, 4 × 10⁻³ मोलर पहले YOH होल 2 है, ठीक है। अब बोल रखा है कि ये फर्स्ट डिसोसिएशन टू बी 100%। 100% मतलब ये स्ट्रॉन्ग की तरह कर रहा है ना, 100% डिसोसिएशन मतलब स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट कर रहा है। अभी ये पॉइंट रिलेट किया, तो अगर स्ट्रॉन्ग की तरह किया तो ये 100% मतलब α1 1 ना, तो ये तो खत्म, तो ये खत्म, तो ये जितना भी इसके हिसाब से × 2OH- आ गया होगा ना। बात समझ में आया ना, ठीक है। अब वहां से ये जितना भी था उतना ही YOH+ आया होगा, ठीक, ऑल राइट। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये जो भी OH YOH- है वही YOH- यहाँ पर है, YOH+ कैटायन, राइट, ठीक है। तो अब ये 4 × 10⁻³ था, तो 4 × 10⁻³ ये बच जाएगा, ठीक है। यही आगे अब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अब यहाँ अल्फा का सीधे सीधे वैल्यू बताया हुआ है, तो हमें KB KA उसका जरूरत ही नहीं होगा। यहाँ पे KB को तो हम यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फा का वैल्यू गिवन नहीं होता। तो अल्फा 50% है, इसका मतलब 0.5, ठीक है। तो 1 - 0.5 हो जाएगा, और इधर का वैल्यू क्या था 4 × 10⁻³ तो देखो डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू है ना, ठीक है। अब ये 4 × 10⁻³ × 1 - 0.5 हो गया, ठीक। तो आगे OH- क्या आएगा, जितना ये उतना ही आगे टूट के आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो ही होगा उतना ही OH- यहाँ से आएगा। अब पूछ रहा है मुझे टोटल pH बताओ, तो टोटल OH- इन दोनों को ऐड करेंगे, समझ रहे हो, या मैं इसको सॉल्व कर दूं? एक मिनट रुक के। अच्छा हाँ ठीक है, ट्राई करो, वैल्यूज पुट करो, उसके बाद फिर आगे चलते जाओ यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट करके हेल्प नहीं किया। कर सकते हो, लेकिन देखो मैं ये जो अभी बताया ये जनरल रहता है पॉलीप्रोटिक का, नॉर्मल जो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आ जाए, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि भाई ये अल्फा जो है ये क्या है 1, तो अल्फा अगर 1 हो जाएगा तो ये दिख रहा है ना, ये तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वीक की तरह ना काम करके अभी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से OH- आएगा, तो यहाँ से कितना OH- आएगा भाई, तो भाई YOH होल 2 था, तो उसके हिसाब से एक OH- यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर सेकंड में एक पार्ट लिख देती हूँ आपको, शायद ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% यही है ना, देखो जैसे हम लोग सॉल्ट में लिखते हैं, ठीक है। मैम एक बात बोले, OH तो उधर 2 बार हो रहा है, तो फिर OH का कंसंट्रेशन वो 2 × 4 भी हो जाएगा। कहाँ पर? तो ये जब है 4 × 10⁻³ मतलब H+ का कंसंट्रेशन है 4 × 10⁻³ और OH जो है हाँ वेट 4 × 10⁻³ मोलर क्या है, व्हाट इज दैट? नहीं, व्हाट इज pH? pH कैलकुलेट करना है आपको। मतलब H+ का कंसंट्रेशन तो वो है ना। थोड़ा फिर से ध्यान से देखो, व्हाट इज pH ऑफ 4 × 10⁻³ मोलर YOH होल 2, समझे? तो यहाँ था आपका दिक्कत आई थिंक, राइट। तो ये देखो इसका कंसेंट्रेशन गिवन है 4 × 10⁻³, ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट डिसोसिएशन सेकंड डिसोसिएशन का बात कर रहा है, तो फर्स्ट डिसोसिएशन का तो ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, 100% भी हो रहा है बट स्टिल ऐसा ही लिखेंगे। सेकंड डिसोसिएशन में हमें ये दूसरा वाला यूज करना होगा, राइट। ये बताओ, ये पहले क्लियर है, फर्स्ट डिसोसिएशन सेकंड डिसोसिएशन, ऑल राइट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ क्या बोला है कि अब मान लो कि इसका अल्फा क्या एकदम 100% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा 1 हो गया ना, राइट। तो C 1 - 1 तो मतलब ये पूरा ही खत्म हो जा रहा है ना भाई, राइट। तो जितना कंसंट्रेशन था उतना ही ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ और 1:1 का स्टोइकियोमेट्री है, हाँ वेरी नाइस, बात समझे। अब ये 4 × 10⁻³ इधर आएगा, राइट। अब इस एक्सप्रेशन में लेकिन बोल रहा है कि ये अब 50% ही डिसोसिएट कर रहा है, हो जाएगा तो फिर तो 4 × 10⁻³ 50% मतलब 1 - 0.5, ठीक है।
हाँ हाफ हो गया, वेरी नाइस, हाफ या 0.5 जैसे आप लिखना चाहो। अब कैसे होता है, सी अल्फा ये बनता है, सी अल्फा ये बनता है, तो इंटू 0.5 मतलब हाफ, और 4 इंटू 10⁻³ आप हाफ लिखना चाहते हो हाफ लिख दो यहाँ। बात समझे क्या? 2 into 10⁻³ हुआ। हाँ वेरी नाइस। तो इंटरेस्टिंगली देखो यहाँ पर सीधे सीधे हमें OH माइनस का ना वैल्यू आ जा रहा है। 8 into 10⁻⁶। हाँ समझे? अब देखो क्या करना है यहाँ, OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया, तो क्या POH निकाल सकते हो आप? ठीक है, POH अगर आपने निकाल लिया तो क्या 14 में से माइनस POH कर लोगे तो pH आ जाएगा। ऑलराइट ठीक है, चलो करो करो आंसर, मुझे बताओ भाई आंसर मैच कर रहे हैं नहीं, आंसर निकालो, आंसर मैच करना। आपका देखो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम शायद क्वेश्चन नहीं था, स्टार्टिंग में ही आप pH को रिलेट कर रहे थे, है ना? हाँ वही, ठीक है कोई नहीं, अभी करो अब। ए ऑप्शन ए मैच भी कर लो। अच्छा इसमें कोई आंसर ऐसा नहीं था ना जो कि मिसमैच हो रहा था? मिसमैच नहीं, अभी तक सारा मैच हुआ है, ठीक है ठीक है, वही है, हो गया ठीक है। तो इसमें ये बात समझ में आया ना, जैसा भी चीज हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस चलते जाना है ना? ज्वाइन कर लेना एक बार। हाँ क्या हुआ? पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा कोई नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन में, यहाँ देख रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस चल रहे हैं हम लोग, जैसे करते हैं बस उसी हिसाब से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो बोला है वैसे वैसे पुट करते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है? दैट इज द मेन थिंग। और देखो क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एनालिसिस के अलग अलग मेथड हैं इस चैप्टर में, है ना? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन से कभी भी आने के क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, ये अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया, वैसे में ना बहुत सारा तरीका यहाँ बन सकता है, राइट? ठीक है, तो दैट इज वाई एनालिटिकल मतलब एनालिटिक्स के हिसाब से अगर देखो ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आईने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिलेट हो सकती हैं, ठीक है? तो ट्राई करो उस पॉइंट को पकड़ने का, और जैसे अभी जो भी क्वेश्चन है ना इन सबको 2-3 बार आपको फिर से बीच बीच में करते रहना है प्रैक्टिस, खासकर एक बार में जो नहीं बना उसको तो फिर से अगर आप करोगे ना तो वहीं से समझ में आने लगेगा, वो सारे पॉइंट आपको याद आने लगेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ये आ गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, राइट? 55 इस साइड आई थिंक ना। क्वेश्चन है फॉर द टाइट्रेशन ऑफ अ डाइबेसिक वीक एसिड, डाइबेसिक वीक एसिड मतलब H2A ले सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट, पी के क्या लिखा है यहाँ, पी के A2 माइनस पी के A1, ऑल राइट, ठीक है? रिलेशन गिवन है कुछ, पी के जनरली नीचे लिखा होता है, यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है ना? पी के A1 इज इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहा, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ओके ठीक है, ये रिलेशन बता रखा है, ऑल राइट।
विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसमें क्या है, वीक एसिड प्लस एसबी का केस है ये। ओके, pH versus volume of base graph is shown in figure. pKa1 and pKa2 are equal to the pH value corresponding to the point. pKa1 and pKa2 are equal to the pH value. ऑल राइट, इसमें क्या बोल रहा है कि pKa1 जो है ना ये कौन से pH के इक्वल होगा, pKa2 कौन से pH के इक्वल होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर है कि भाई दो बताना है तो 2 पॉइंट यहाँ पर गिवन है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। मतलब किस किस दोनों पॉइंट पर pH सेम होगा ना। अच्छा, अभी देखो एक पॉइंट पहले देख लो। हमने जो अभी कुछ टाइम पहले कैलकुलेशन किया था टाइट्रेशन का, उसमें सॉल्ट और वीक एसिड का आई थिंक हम लोगों ने किया था ना, बेसिक सॉल्ट एंड वीक एसिड का कैलकुलेशन था वो, राइट। उस कैलकुलेशन को एक बार देखो तो एक पॉइंट ऐसा आया था ना जहां पर वीक एसिड का जो CH3COH वाज द एसिड देयर, तो एक ही pKa आएगा, pKa और pH बराबर हो रहा था। देखो तो 4.74 याद आ रहा है। सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है वो। चेक करो 4.74 pH। आई थिंक EF पॉइंट के आसपास में वो जो क्वेश्चन था ना, DEF में से कुछ ट्राई करो तो उसी में से कहीं ना कहीं ये होगा। बहुत सारे उसमें पार्ट थे ना उस क्वेश्चन में। आसपास आ रहा है। पिछले क्लास का ये क्वेश्चन था, आई थिंक फर्स्ट ही क्वेश्चन था, है ना। एक ऐसा होगा जिसमें pH इक्वल्स टू pKa आ गया है, 4.74 pH। देखो ये आंसर किसी में आपका आ रहा है, किसी ऑप्शन में कौन, थर्ड वाला, थर्ड वाले का रिएक्शन लिखा है ऊपर, तुमने लिखा है। वो तो बफर हो रहा था उधर। हाँ हाँ, बफर हो रहा था, और उसमें कंसंट्रेशन अगर आप देखो तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन और जो सॉल्ट बचा है दोनों का हाँ इक्वल हो रहा है, तभी तो वो कैंसिल हो जा रहा है आपस में, तो pH इक्वल्स टू pKa हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। अब वो क्या था, मोनोप्रोटिक था, मोनो बेसिक एसिड था, वीक एसिड था लेकिन मोनो बेसिक था। तो एक पॉइंट ऐसा आया, हाँ अब ये क्या है, डाइबेसिक है, तो 2 पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर pH और हाँ pKa बराबर होगा। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो बस वही पॉइंट यहाँ पे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक बार ट्राई करोगे, ये थोड़ा एनालिटिकल है, पॉइंट समझे, रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा खुद से रिलेट करो, उसके बाद ट्राई करोगे ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं। इसमें थोड़ा टाइम जरूर देना है, एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। आ गया क्या, वो ए और में तो हो गए, लेकिन बीफ में होगा
ठीक है, देखो पी, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसको थोड़ा कंपेयर करो, हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना वहाँ कंपेयर करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ था। तो आपको उस ग्राफ में ये दिखेगा कि जैसे उस ग्राफ में क्या था कि पहले वो बेसिक था, ऊपर से 8.87, हाँ 8, अच्छा ऑल राइट, वेट वेट, देखो देखना, हमारा जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया हुआ था ना क्लास में, क्लास का नोट को अगर आप देखोगे तो 8.87 पीएच से वो स्टार्ट हो रहा था, है ना, ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ था। तो फिर इसके बाद थोड़ा स्टीप नीचे था, फिर थोड़ा ऐसे आ रहा था, राइट, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर मतलब थोड़ा अभी ये सीढ़ी नुमा हो चुका है ये, लेकिन स्टीप ना होके थोड़ा ऐसे होके इस तरह से ये रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। ऑलरेडी आपके नोटबुक में ये ग्राफ पहले से ही पॉइंट करके ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसमें एक बार आप कंपेयर करने की कोशिश करो। सी में होगा ये, किस में होगा, लेकिन सी के साथ देखो वहां पर, हाँ बोलो बोलो, सी में क्या, यहाँ पहले से H2A है, पहले से यहाँ वीक एसिड है, तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, आप उसमें बेस ऐड कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये चीजें क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठती जाएंगी, ठीक है, ऑल राइट। अब pKa pK2 का बीच में बता रखा है 2 से ज्यादा का डिफरेंस है, तो पहला वाला जो pKa1, समझ गए हो, चेक करो आंसर, चेक करो। ठीक है, ऑल राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये था 55 ना, क्वेश्चन नंबर 57, वो भी सेम जैसा ही है। एक बार खुद से करो तो, अच्छा आपको भी क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, हाँ क्वेश्चन देखो तो, खुद से पहले ट्राई करो, हाँ आराम से करना, उसके बाद बताना, ठीक है। इट्स ओके, आप अपना एनालाइज कर लो, लेकिन फाइनल आंसर सोच के उसके बाद फिर आप देख लो, कंफर्म करके उसके बाद करना, क्योंकि यहाँ केवल एनालिसिस ही होता है, समझे ना। concentration of acid equal to that of its conjugate का मतलब, देखो हम लोगों ने अभी कौन सा किया था, ये रहा ना ये पार्ट, ठीक है। अब देखो इस जगह पर क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है। इस जगह पर क्या था, यहाँ से हमें ये पता था कि भाई pKa1 कहाँ होगा, pKa2 कहाँ होगा, ठीक है, ऑल राइट। और pH इक्वल्स टू pK बफर वाले रेंज में आ रहा था, तो हमने बफर वाला देख लिया, जब pH ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ स्टीप चेंज होगा वो तो नहीं होगा, ऑल राइट, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा पहला वाले का दूसरा वाला का, बात समझे, ठीक है। अब
यहाँ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है ना उसके हिसाब से क्या करना है, हमें लिखते जाना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं सॉरी, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो वीक एसिड HA लिया है और इसके साथ क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहा है। ऑलराइट, ओके। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा मिक्स कर रहा है भाई, तो NaOH मिक्स कर रहा है। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस पहले थोड़ा थोड़ा कम अमाउंट होगा, फिर धीरे धीरे उसका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा और ये रिएक्ट करता जाएगा, ऐसे ही तो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वीक एसिड, लेट अस सपोज अभी हम लोग कोई एक नाम ले लेते हैं, क्योंकि नाम लेने से ना बस क्या ध्यान रखना है, ये HA है तो यहाँ पर भी एक ही H+ आना चाहिए। अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं ना, तो देखो अभी ये रिएक्शन आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये पहला वाला, हाँ पहला वाला रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताना जरा। हाँ CH3 C+Na प्लस COONA प्लस H2O, यही होगा, है ना। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले जैसे कि मान लो कि बेस ऐड कर रहे हो तो पहले क्या होता है, ये खत्म हो जाएगा ना। लेट अस सपोज इसका अभी 5 मोल है, बस अभी एग्जांपल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और इसका अभी 1 मोल आ रहा है, तो क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन ये 4 मोल बचा रह जाएगा और ये 1 मोल बनेगा, यही होगा ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये क्या आ गया, बफर आ गया है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट विच पॉइंट इन टाइट्रेशन कर्व is the concentration of acid equal to that of its conjugate base। एसिड तो यही है, अब इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हम लोग देखें तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, CH3CO- वाला पार्ट, मतलब यही वाला तो पार्ट, बात समझे। तो एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, एट विच पॉइंट इन टाइट्रेशन कर्व कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल्स टू इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो क्या ये वही वाला केस नहीं हो गया जिसमें pH इक्वल्स टू pK आ जा रहा था, वो तो सी होगा ना ऑप्शन में, आराम से क्या होगा, एंड सी जो है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर चेक करना है ABCDE में से कि कौन सा पॉइंट होना है, ठीक है। तो ये पार्ट जब भी होगा तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में होगा, है ना, क्योंकि बफर की तरह शुरू में एक्ट कर रहा होगा, नहीं वो सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा कि अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा, है ना, तो सी वाला, हाँ बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो पहले ये बराबर होगा, उसके बाद और NaOH जब एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तब इसका अमाउंट अब ज्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, यही होता है ना। आपको कैसे पता चला पहले ये कम लेना होगा ये ज्यादा लेना होगा, अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पहले यहाँ क्या लिया है, पहले H2A एसिड लिया है, सॉरी पहले यहाँ पे HA एसिड लिया है, बाद में हम लोग NaOH ऐड करें, तो NaOH हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट हमें पता है कि वो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, स्लोली स्लोली, पहले 0 ml पे देखा, फिर 10 ml पे देखा, फिर 20 ml पे देखा, है ना। तो हमें ये पता है धीरे धीरे इसका नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होता जाएगा, मोलैरिटी कुछ ना कुछ हमें पता होता है इसका, अकॉर्डिंग टू कितना हम लोग मिलीलीटर ऐड कर रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल निकाल लेते हैं। जनरली मिली मोल के टर्म में आता है, लेकिन अभी हम लोग जस्ट एक इजी एग्जांपल देखना चाह रहे तो मोल के टर्म में देख लिया, राइट। हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमें पता है मिली मोल्स आते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिलीलीटर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग ऐड करते जाते हैं, है ना। पहले 10 ml किया, फिर 20 ml किया, फिर कुछ ऐसा भी था जहां पर 1 ml पर हम लोग चेंज देख रहे थे, है कि नहीं, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या होगा, जब NaOH अब ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब इसका अमाउंट कम है, इसका ज्यादा है, बात समझ आई ना, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये ज्यादा हो जाएगा, आप समझ में आ गया पूरा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है कंजुगेट बेस की इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो एसिड इसको कह रहे हैं तो कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा, है ना। अब इसी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें समझना है HA के टर्म में, तो HA प्लस NaOH अगर हम लोग करें तो यहाँ से क्या होगा भाई, H प्लस निकलेगा, OH माइनस के साथ H2O बनाएगा, प्लस A माइनस और Na प्लस, है ना, ये एक्चुअली NaA ऐसे लिखा जाएगा ना, ठीक है। CH3CO माइनस के केस में पहले हम लोग CH3CO माइनस को लिखते हैं, राइट, यही तो, ठीक है। तो ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, A माइनस वाला पार्ट, तो वो तो यही पार्ट है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था यहाँ,
तो ये बराबर पहले होगा, फिर धीरे धीरे और ये जब ज़्यादा होगा ना तब ऐसा होगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम होगा। तो सी वाला पॉइंट मोस्टली उसके आसपास कहीं होगा, राइट। ठीक है, आंसर चेक करो। सी होगा या बी होगा? एक बार आंसर चेक कर लो, आपको क्या लग रहा है वैसे दोनों में से ज़्यादा चांस किसका? किसका? सी का। वन सी का, क्योंकि उन्होंने तो सेम हो रहा है ना। हाँ ठीक है, इधर सेम हो रहा है। अब एक बार इसको अगर आप सीधे सीधे रिलेट, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, राइट, तो इसको आप अभी रिलेट कहाँ से करो? आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है ना वहाँ से रिलेट करो, या एक चाहते हो क्वेश्चन करना है यहाँ से? आंसर में देखो बी है। वेट वेट वेट, अब देखो ये बराबर कब होगा? जब पी एच इक्वल्स टू पी के ए है। पी एच इक्वल्स टू पी के, पी एच इक्वल्स टू पी के ए। अभी हम लोगों ने एक और क्वेश्चन कौन सा था ना, इसके पहले वाला ग्राफ जो था वो भी पी इक्वल्स टू पी के था। हाँ, पी एच इक्वल्स टू पी के था। ठीक है, अब बफर वाला रीजन कौन सा हो सकता है इसमें? ये वाला रीजन बफर वाला होगा, या वो जो थोड़ा कांस्टेंट है जहां पीएच चेंज ज्यादा नहीं दिख रहा है? कौन सा बफर वाला रेंज होगा? पीएच मतलब चेंज ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा ग्राफ होता है? ये फ्लैट वाला कर्व होगा या स्टीप चेंज वाला कर्व होगा? फ्लैट वाला होगा, है ना। अब देखो इसमें इन्होंने यहाँ कोई ए बी के बीच में कोई पॉइंट नहीं रखा था, लेकिन पॉइंट हो सकता है यहाँ भी, है ना, हो सकता है, राइट। लेकिन अब ये पॉइंट जब आया इसके बाद से स्टीप चेंज स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अभी क्या है कि ये देखो अब बेस वाला इंक्रीज हो रहा है ना, बेस इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ क्या बोला है कि कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का और एसिड का इक्वल है। तो pH इक्वल्स टू pK जब होता है उस समय तो सोचो बफर कितना बढ़िया काम कर रहा है, वो तो चेंज ही नहीं होने दे रहा है। बात समझ में आई ना। एक टाइम के बाद में वो बफर के रेंज में बाहर हो जाता है ना, कि बफर का काम नहीं कर पाता। 10:1, 1:10 का रेशियो। तो हम लोग ये ग्राफ से कैसे समझेंगे? तो ये जो कांस्टेंट वाला ग्राफ जहां पर थोड़ा आ रहा होता है, तो कैसे हम लोग समझेंगे? देखो ना यहाँ पर ये जो पीएच है, पीएच का चेंज यहाँ काफी कम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के वॉल्यूम में पास भी कम है। यहाँ पर भी सी के पास में कम है। इनफैक्ट सी उस जगह पे लगभग मिड पॉइंट में है ना, तो बहुत अच्छा इस समय बफर की तरह का। वही पॉइंट हो जाएगा। हाँ, बात समझे? ठीक है, तो यहाँ रिलेट कैसे करेंगे? अब ये पार्ट आपको समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ए हो गया, तो ये तो एकदम स्टार्टिंग वीक वाला हो गया। सी, अब ये देखो वो पॉइंट है जब अभी बफर की तरह, अब ये एकदम बफर के रेंज के बाहर जाने वाला है, राइट। बफर की तरह अब यहाँ काम नहीं कर पाएगा, वो बीच वाला ही पॉइंट होगा। तो बी सी का डाउट समझ में आ गया ना? ठीक है, ऑलराइट, ओके। ठीक है, देख लेते हैं। 57 हो गया, नेक्स्ट है 67। अच्छा, ऑलराइट, देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 67 इज 66 हो गया ना? ठीक है, क्वेश्चन 67 इज फॉर द इंडिकेटर थाइमोल ब्लू। इंडिकेटर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। थाइमोल ब्लू, द वैल्यू ऑफ pH इज 2 when half of indicator is present in unionized। देखो यहाँ पर अब unionized ionized फॉर्म लिख रहा है ना, ठीक है, ऑलराइट। द परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इन द unionized फॉर्म इन सॉल्यूशन ऑफ 4 into this हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इज। ठीक है, तो ये जो भी हमारा फुल लॉग से कैसे कैलकुलेट करना है वो पता नहीं चला। एक बार फिर से आप अपना सॉल्यूशन दिखाना तो। हाँ ठीक है, IN माइनस प्लस H प्लस लिया हुआ है, ठीक है। व्हेन हाफ ऑफ इंडिकेटर इज प्रेजेंट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, तो आधा अनआयनाइज्ड में है तो आधा आयनाइज्ड में होगा। इसका मतलब IN माइनस HIN का कंसंट्रेशन हमारा सेम हो जा रहा है, ठीक है, ओके। pH लिखा है 2, तो वो बराबर हो जाएगा PKIN के, राइट, ठीक है।
परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म इन सॉल्यूशन ऑफ दिस मच H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन आपने pH ले लिया, KIN, अरे KIN का वैल्यू तुमने, अच्छा PKIN का वैल्यू 2 लिखा है। ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है दिस मच, ऑल राइट, pH। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसके लास्ट में क्या कर रहे हो आप, 2.4 को क्या रिलेट, 0.4 equals to 2 plus log IN by HIN। अच्छा अच्छा, मतलब अब ये आप KIN से इक्वेट करना चाह रहे हो, है ना, KIN का जो एक्सप्रेशन होता है वहां से आप रिलेट कर रहे हो, H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन HIN, यही तो। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, तो H प्लस का वैल्यू पता है, KIN पता है, अभी यहाँ क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। अनआयनाइज्ड फॉर्म मतलब ये। ठीक है, तो अगर हमें ये रेशियो मिल जाएगा तो वहां से भी तो काम हो जाएगा ना। वही तो, मतलब उधर का लॉग का जो मतलब इधर लॉग 0.4 से कैसे होगा वो नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक इसमें आपका कैलकुलेशन का कुछ है क्या। ठीक है, आप एक बार इसका फोटो भेज देना, ऑल राइट। इसमें थियोरेटिकली आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एक बार आप उसका ये भेज देना। ठीक है, और बाकी सारा हो गया। ठीक है, चलेगा, कब तक भेज दोगे, शाम तक को भेज देना। ठीक है, ओके, ठीक। अब ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, हाँ, अब एक बार क्या करना ना, अभी आपका काम क्या है कि एक बार जो भी आपका कोचिंग में हो चुका है उसका एक एक क्वेश्चन, कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चन वहाँ भी रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कर लेना, प्लस सॉल्युबिलिटी का पार्ट अभी रहने देना। सॉल्युबिलिटी से अगेन रिलेट होता है बहुत सारा चीज़, बफर भी रिलेट होता है आपका, फिर डिफरेंट, मतलब ये जो PPT हो रहा होता है ना प्रेसिपिटेट, तो उसमें सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हम कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ बिल्कुल, वो सॉल्युबिलिटी का बहुत ही अच्छा एक मतलब क्या बोल दो कि यूटिलिटी है या एप्लीकेशन है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, ऑलराइट, ठीक। और अभी इसका ना आप मुझे यही भेज देना, आई थिंक वहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन में आपको कुछ इधर उधर हो रहा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी करेंगे, और सॉल्युबिलिटी के बाद में कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार वो क्वेश्चन कर लोगे तो फिर PDF में कुछ ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन गिवन है, और कुछ तो एक दो मतलब यहीं के क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, तो फिर वो आपका सॉल्व भी हो जाएगा, ऑलराइट। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इधर देखो हमारा नेक्स्ट वीक में आई थिंक आप लिख लोगे जो हमने आपको दे दिया है ना, आप लिख लोगे तो फिर हाँ, बेसिक जो GOC NCERT पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर एज रिक्वायर्ड हम लोग ऑर्गेनिक में, या ऑर्गेनिक में अगर बीच में कभी आपको दिक्कत हो ना तो आप वो टॉपिक भेजना कि मुझे ये समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि अब वो दिक्कत आपकी नहीं आएगी बेसिक। ठीक है, अब लेकिन एक काम आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, वो ये कि अभी GOC का भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है। बोलो बोलो। हाँ, आयनिक का तो मतलब इधर से इतना क्वेश्चन हो गया है कि अब आपका कहीं ना कहीं से वो सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन GOC का पहले नोटबुक का कर लेना, क्योंकि नोटबुक अगर हो जाता है ना तो डाउट नहीं रहता, तो आप उसको फिर रेफरेंस बना के आप नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना तो फिर वो क्वेश्चन आपको समझ में आता है। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि GOC में भी कुछ कुछ पार्ट है, जैसे कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है, ये अभी नहीं हुआ है। ठीक है, DU का तो कल बात हो गई थी, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग है तो वो तो कर लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर का क्वेश्चन आता है। किधर आता है, मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड लाइन जैसे स्ट्रक्चर है, फिर वो स्ट्रक्चर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मैकेनिज्म बिल्कुल स्टेप वाइज मैकेनिज्म आपको यूज कहाँ होता है, देखो वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ना, जैसे हाइड्रोकार्बन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है या अभी स्टार्ट होगा, फिनिश हो गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट, RMGX बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, उर्ज रिएक्शन हो गया है क्या। ठीक है, तो उसमें अब क्या है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
अब उसमें तो सोचो बिना जीओसी के आप कैसे, अगर पता भी है तो स्टेप वाइज रट लो, यही होगा ना, पता थोड़ी चलेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है।